हेलो स्टूडेंट्स। कहते हैं जब किसी देश का डिफेंस सिस्टम मजबूत ना हो तो उस कंट्री को अपनी इकोनॉमिक पावर और सॉफ्ट पावर डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छी तरीके से जानती है और 2001 मई में जब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी को ओपन किया, डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को ओपन किया, तब से लेकर आज तक यानी 2019 में जो देश वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री हुआ करता था वो 2024 में टॉप 25 एक्सपोर्टर लिस्ट में अपना नाम लिखवा रहा है। डेफिनेटली इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही सीरियसली ले रही है और हम चाहते हैं कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस सेक्टर हो इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली इसको हमने कई बार प्रूव भी किया है। पिछले साल से इस साल की कंपैरेटिवली 77% हमने एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा भी लिया है। डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है हमारी अपनी टेक्नोलॉजी को फर्दर और एनहांस करने की, क्योंकि जिस देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स पे भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव उसका पड़ता है। डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंप्रूव करने के लिए अभी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा स्टेप इन्होंने उठाया है जिसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर में डिफेंस कॉरिडोर डेवलप करने का फैसला लिया गया है। जी हां, दो स्टेट्स के अंदर में तमिलनाडु एंड यूपी के अंदर में डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट होंगे यूपी के, उत्तर प्रदेश के और 5 डिस्ट्रिक्ट होंगे तमिलनाडु के, जिसमें डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा, इकोनॉमिक जोन से उसको रिलेट कराया जाएगा और उसके साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स रिबेट, इसके तरह की बहुत सारी चीजों को इसमें ऐड ऑन किया जाएगा ताकि हम अपने टारगेट्स को इजीली अचीव कर पाएं और जल्दी इस चीज को हम अचीव कर पाएं। आज का हमारा टॉपिक इसी चीज से रिलेटेड है, ये किस तरीके से इंडिया ने अपनी 2 स्टेट्स को मजबूत किया है डिफेंस सेक्टर के रूप में और यहां पे ये किस तरीके से आगे ये डेवलप करने की और कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, चलिए इसको आगे देखते हैं। डिफेंस कॉरिडोर्स इन इंडिया। इससे पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें कि चहल एकेडमी लाए हैं दिवाली के इस शुभ अवसर पर 50% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारे जो कोर्सेज 99,999 में अवेलेबल थे ऑनलाइन कोर्सेज वो 49,999 में ही अवेलेबल है, जस्ट 50% डिस्काउंट। अगर हम बात करें तो फाउंडेशन कोर्स की जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में होता है 24,999 से इसका अभी फीस हो गया है 19,999। फर्दर डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर में आज अगर जितना एडवांसमेंट हुआ है तो आसपास की कंट्री ने किसी ने भी इतना एडवांसमेंट और कितना जो डेवलपमेंट है वो नहीं किया है। इंडिया इज अमंग द टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर। अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो मिलिट्री पे स्पेंड करने वाली कंट्रीज हैं उसमें इंडिया भी एक कंट्री है एंड वन ऑफ द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड। यानी इतने फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है कि आसपास की कोई भी कंट्री इतनी फास्ट रेट से अपने डिफेंस सेक्टर को इंप्रूव नहीं कर रही है। टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द डिफेंस सेक्टर एंड एनहांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का मतलब है यहाँ पे चीजों को बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए हमें रोड बनानी पड़ेगी, यहां पे हब्स बनाए जाएंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी, एरोस्पेस से रिलेटेड हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, यूएवीज से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा। प्लस साथ ही साथ जो हमारी आर्मी बेस्ड, जो नेवल बेस्ड जो हमारी टेक्नोलॉजीज होती है उनको डेवलप किया जाएगा और हम चाहते हैं कि इंडिया एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बने इन द फील्ड ऑफ द डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये खोला जा रहा है, एक आपका कॉरिडोर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में और सेकंड कॉरिडोर होगा तमिलनाडु के अंदर में। इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जहां पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विल कैटलाइज द इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ द डिफेंस एंड द एरोस्पेस रिलेटेड आइटम्स। यानी अगर हम इस चीज को 2015 से 2019 के बीच में देखें तो हमारी जो लिस्ट थी वो इंपोर्टर लिस्ट में हम आते थे, कैटेगराइज किया गया था, लेकिन आज हम एक्सपोर्टर लिस्ट में हैं और वो भी टॉप 25 लिस्ट में। तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस तरह के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। और रिसेंटली जो 2 और कॉरिडोर इसमें ऐड किए गए तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, डेफिनेटली इट विल हेल्प इन दिस। The combined effort to the government and the private players will help achieve India's goal of self-reliance in the defense, generate direct and indirect employment opportunities, and spur the growth of the private domestic manufacturer, MSMEs, and the startups. यानी अगर हम आज बात करें, आज से कुछ साल पहले की अगर हम 10-20 साल पुरानी बात करें और आज की बात करें तो इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है।
प्राइवेट सेक्टर स्पेशली 2001 के बाद में ही इसको सेटअप किया गया है, जहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सामने आई और आज के टाइम पे भी अगर हम देखते हैं तो अडानी जैसी कंपनीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं और बड़े स्केल में इन्वेस्ट भी कर रही हैं। तमिलनाडु में उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, यूपी में कानपुर में उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी जो फील्ड होती है, इससे हमारे जो एक तरीके से जो कैपेबिलिटीज होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। यानी कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ऑब्स्टेकल्स के चलते किसी चीज को कई बार अचीव नहीं कर पाती है ऑन टाइम। तो डेफिनेटली एक प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इस चीज को अचीव कराने में डेफिनेटली इसको हेल्प करेगा और हमारा जो टारगेट्स है बहुत ही जल्दी से जल्दी ये हम अचीव कर पाएंगे। बात करते हैं कि अभी हमारा फिलहाल जो हमारा मार्केट साइज है 2019 के आसपास में अगर हम देखेंगे तो लगभग 11 बिलियन डॉलर का हुआ करता था, जो कि 2025 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 बिलियन डॉलर का डिफेंस प्रोडक्शन हम इंडिया में ही इंडिजीनियसली उसको कर पाएंगे। बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, तो स्टेट ऑन्ड अभी तक 79% जो है वो यानी गवर्नमेंट के अंडर में रहता है और 21% जो है प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में है। ये धीरे धीरे इसको भी इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट एक गलत चीज नहीं है, इसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी भी कंट्री के ग्रोथ में। अगर हम यूएस की बात करें, रशिया की बात करें, दूसरी कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो वो पहले से ही प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर चुकी है और उसकी वजह से उनका जो आज डिफेंस सेक्टर है इतना ज्यादा मजबूत हो पाया है। इंडिया में भी डेफिनेटली ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन डिफेंस की बात करें जो पीएसयू के द्वारा हुई है 2019 और 20 को अगर हम छोड़ दें, जो कि हमारा कोरोना टाइम पीरियड था, उस टाइम पे डिफेंस में बहुत सारा प्रॉब्लम थी। बट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली, और पास्ट में भी अगर हम देखें तो हमारा जो स्केल था अपवर्ड ही था, एग्रीगेट ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। वहीं पे अगर हम की ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसोर्स प्रोजेक्शन एंड एलोकेशन अंडर द डिफेंस सर्विसेज, यानी हमारी जो गवर्नमेंट ने भी इसको सीरियसली लेके इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा दिया गया है। एयरफोर्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लगभग इतना 7.5% के आसपास में, जो आर्मी है उसके अंदर में 5 के आसपास करते हैं, नेवी के अंदर में हम 4.5% और 1.6% हम डीआरडीओ में करते हैं। यानी जो टोटल जो भी डिफेंस को बजट अलोकेशन किया जाता है उसमें जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो जाता है एयरफोर्स को, क्योंकि उसमें बड़े बड़े व्हीकल्स हमें खरीदने पड़ते हैं, यूएवीज खरीदने पड़ते हैं और हेलीकॉप्टर्स खरीदने पड़ते हैं, जेट प्लेन्स खरीदने पड़ते हैं। उसके बाद आर्मी को, उसके बाद नेवी को और उसके बाद डीआरडीओ को। डेफिनेटली डीआरडीओ को और धीरे धीरे अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम इसमें इस चीज को भी बढ़ावा देंगे कि डीआरडीओ को ज्यादा से ज्यादा फंड मिले। बात करते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, तो जो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ओपन हो रहा है वो अंडर होगा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेफिनेटली कोई भी इंडस्ट्री विदाउट ट्रांसपोर्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तो इन रोड्स को जो कनेक्टिविटी है उसको इस तरीके से किया जाएगा कि बहुत ही कम टाइम में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को किया जा सके। डेफिनेटली इसके लिए 6 डिस्ट्रिक्ट को और जो सिटीज है मिली उनको ये चूज किया गया है। आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर एंड लखनऊ, ये जो सिटीज है इनको चूज किया गया है फॉर द डिफेंस कॉरिडोर। और इसके अंदर में अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट को इतनी अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी दी गई है कि यहां तक पहुंचने में आपको कम से कम टाइम लगता है। बात करते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके अंदर में क्या क्या चीजें की जाएंगी। लखनऊ के अंदर में एरोस्पेस इंजन कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे। अगर हम बात करें कानपुर में तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे रिसर्च और ये सब होगा डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाराणसी में भी ओपन किया जाएगा। प्रिसीशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवीज बनाना, ग्रेनेड बनाना, कंपोनेंट्स बनाना, स्मॉल आर्म्स बनाना अलीगढ़ में इसको किया जाएगा। प्रोपेलेंट एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग झांसी में किया जाएगा। डिफेंस टेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो उनको पैसा ना खर्च करना पड़े टेस्टिंग के अंदर में, वो किया जाएगा। लखनऊ के अंदर में एक एमएसएमई डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी सेंटर जो जनरली एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करेगा, झांसी में इसको ओपन किया जाएगा। स्पेस हब बनाया जाएगा झांसी और चित्रकूट के अंदर में। DTIS लखनऊ मैकेनिकल एंड मटेरियल टेस्टिंग फैसिलिटी, ये जो हमारा डिफेंस टेस्टिंग जो फैसिलिटी है
डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, ये हमारा DTIS हेल्प करेगा लखनऊ में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फर्दर टेस्टिंग करने में। ऐसे ही एक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा कानपुर के अंदर में, जो कि इसी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा प्राइवेट सेक्टर को, ताकि उनको ज्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिफेंस सेक्टर के अंदर में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं है, और जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज ओपन करने में बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको बूस्ट अप करने के लिए इस तरह की टेस्टिंग फैसिलिटीज को देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस तरह के सेंटर्स लखनऊ में बनाए जा रहे हैं, झांसी में बनाए जा रहे हैं, और जो कानपुर है, IIT कानपुर है, IIT BHU इसमें टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह की न्यूज भी काफी आपने सुनी होगी। अडानी अनवील्स 3000 करोड़ एमुनिशन कॉम्प्लेक्स इन यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में ये अडानी ने 3000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है, अभी तक इसमें इतना हो भी चुका है ऑलरेडी। 500 एकड़ की जो लैंड है वहां पे इस चीज को किया गया है। 4000 जॉब एक्सपेक्टेड है कि इतनी जॉब ये इजीली क्रिएट कर देगा, डायरेक्ट जॉब्स हैं, और डेफिनेटली हाई क्वालिटी के जो पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस के और जो हमारे एम्युनिशंस होते हैं उनको डेवलप किया जाएगा। एक बड़े स्केल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इस चीज को डेवलप करेगी। ऐसी एक और न्यूज हमने देखने को मिला, यूपी डिफेंस कॉरिडोर कानपुर में जो ये मोड गेट हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट। अब और भी बहुत सारे प्लेयर्स इसके अंदर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्विजिशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर्स को ईज कर दिया गया है। जो प्रोसीजर पहले बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, आज उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में डाल दिया गया है, यानी आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सिंगल फॉर्म एप्लीकेबल है। यहाँ पे एक फॉर्म भरने पे ही आप सारे फॉर्म्स को ऑटोमेटिकली फिलअप कर देंगे, और जो हमारे जो मशीनरी है वहां तक उसको आप इजीली पहुंचा सकते हैं, गवर्नमेंट मशीनरीज तक। बात करते हैं कि इसमें एनेबलिंग एनवायरनमेंट, किस तरह का एनवायरनमेंट इसमें बनाया जा रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो प्लग एंड प्ले, जैसे कि आपने स्विच देखा होगा कि उसमें प्लग कीजिए और उसमें प्ले कर दीजिए, बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट सिस्टम है, यानी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, गवर्नमेंट ने सारा कुछ बना के आपको दिया हुआ है। जस्ट जरूरत है इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, जो कंपनीज हैं, उनको आने की और अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे डेवलप करने की, चाहे वो ग्रीन फील्ड हो चाहे वो ब्राउन फील्ड हो। इसके अंदर में डेफिनेटली हमें वाटर सप्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डिफेंस कॉरिडोर्स बनाने में, तो हमें उसकी डेफिनेटली सप्लाई देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी 132 किलो वोल्ट जो एम्पीयर है उसकी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं उसमें कम वोल्ट की एनर्जी में टेस्टिंग फैसिलिटीज ये नहीं दे पाते हैं। डेफिनेटली 4 लेन के हैवी ड्यूटी हाईवेज बनाए जाएंगे अदर देन नेशनल हाईवेज, उसी को कनेक्ट किया जाएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जाएगा दिल्ली झांसी एक्सप्रेसवे से, ताकि डेवलप होने के बाद कोई टेक्नोलॉजी, कुछ सिस्टम डेवलप होने के बाद, मशीनरी डेवलप होने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट में एटलीस्ट कम से कम टाइम लगे। सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम है अंडर द निवेश मित्रा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी प्रोग्राम, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है। तो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में सिंगल विंडो प्रोग्राम यहाँ पे मिल जाता है, तो इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेबर परमिट फॉर जो डिफेंस एक्विजिशन है उसके अंदर में DA इंडस्ट्रीज जो है हमारी डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंदर में लेबर परमिट हमें इजीली मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस का मतलब है कि जो लेबर लॉ है हमारे इंडिया के अंदर में बहुत ही रिजिड है कुछ साल से, जिसमें अगर कहीं भी आप ऐसा नहीं कर सकते इमीडिएट आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दें, इमीडिएट आप एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दें, यानी अनएम्प्लॉयमेंट आप जनरेट नहीं कर सकते बहुत ज्यादा इमीडिएटली। डेफिनेटली कुछ टाइम आपको देना पड़ता है, रीजंस आपको देने पड़ते हैं, जिसके चलते जो कंपनीज हैं बहुत ज्यादा डरती हैं लेबर फोर्स को हायर करने में। आज अगर हम इसके थ्रू अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इतने ज्यादा उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना रहे हायरिंग प्रोसीजर के अंदर में, तो डेफिनेटली जो हायरिंग है वो इजी हो जाएगी और कंपनीज भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। सिंपल प्रोसीजर फॉर रेशनलाइज्ड रेगुलेटरी रिजीम विद ईज रीइंबर्समेंट ऑफ इंसेंटिवाइज एंड सब्सिडीज।
जो भी सब्सिडी और रिम्बर्समेंट इन कंपनीज को दिया जाएगा वो बहुत ही इजी वे में आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। जैसे पास्ट में हमने सुना भी है कि इंडिया के अंदर में कुछ डिफेंस की इंडस्ट्रीज ने अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही केस फाइल कर दिया कि हमारे जो पैसे हैं हमें वापस पूरे नहीं मिले हैं, जो सब्सिडी दी गई थी वो पूरी नहीं दी गई है। तो डेफिनेटली डिफेंस के अंदर में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बट अब इसके आने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सब्सिडीज और रिम्बर्समेंट होगा वो इमीडिएट होगा जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट होगी। बात करते हैं तमिलनाडु डिफेंस जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो डेफिनेटली जो 5 सिटीज हैं इनकी, चेन्नई, कोयंबटूर, होसुर, सालेम और त्रिचपल्ली, इन 5 सिटीज के अंदर में इसको डेवलप किया जाएगा। तमिलनाडु जो डिफेंस कॉरिडोर है ये 5 नोडल पॉइंट्स के अंदर में आता है। यहां पे है होसुर, सालेम, त्रिचपल्ली, कोयंबटूर एंड चेन्नई। इस तरह की न्यूज काफी आती रही है। विजन फॉर द फ्यूचर, डेफिनेटली एंड टू एंड इकोसिस्टम फॉर एरोस्पेस सेक्टर ऐसे बनाया जा रहा है। डेफिनेटली हार्नेस द स्टेट इनहेरेंट स्ट्रेंथ इन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, उसको भी इंप्रूव किया जाएगा। तमिलनाडु प्रेफर्ड हब फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज, यानी ये हब बनना चाहते हैं एरोस्पेस और इसका, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टू अट्रैक्ट $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट, तमिलनाडु ने इतनी $5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी अट्रैक्ट किया है। 10 साल में टू जनरेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन 1 लाख पीपल, यदि 10 साल में 1 लाख लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देने का वादा किया है इस कॉरिडोर में, तमिलनाडु कॉरिडोर। R&D यहाँ पे डेवलप की जाएगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। ये है हमारी जो लोकेशन है जहां पे इन सब चीजों को किया जाएगा इन पर्टिकुलर सिटीज के अंदर में। बात करें क्या क्या कंडीशंस है फॉर ग्रोथ। द स्टेट होल्ड द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज which makes it suitable for the destination of this। ऐसा क्या है इन 2 स्टेट्स के अंदर में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 2 ही स्टेट्स को मेनली सबसे पहले चुना है। डेफिनेटली इसके बाद और भी कॉरिडोर्स को बनाया जाएगा, बट जो इनिशियली चूज किए गए हैं वो 2 ही स्टेट्स, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो इसमें सबसे पहला जो फायदा होगा कि इसके अंदर में जो कनेक्टिविटी है बहुत ज्यादा अच्छी है। यानी अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो कोस्टल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, हम ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। 4 बड़े इसमें पोर्ट हैं जिसमें हम 3 गवर्नमेंट पोर्ट्स हैं और 1 प्राइवेट पोर्ट है, सी पोर्ट, और 22 माइनर पोर्ट्स हैं जो छोटे पोर्ट हैं जिनकी कैपेसिटी थोड़ी छोटी होती है। तो हम छोटे लेवल के जो कंसाइनमेंट्स हैं उनको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बड़े लेवल के कंसाइनमेंट्स को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फायदा सबसे बड़ा फायदा है हमारे तमिलनाडु में इसको ओपन करने का। सेकेंड, अगर हम बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं हमारे चेन्नई में, कोयंबटूर में, त्रिचीपल्ली में और मदुराई के अंदर में, त्रिची के अंदर में, मदुराई के अंदर में, और 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं टूटिकोरिन और सालेम के अंदर में। यानी कनेक्टिविटी की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमें मिलती है। तमिलनाडु के अंदर में सी पोर्ट से कनेक्टिविटी है ताकि हम दूसरी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, प्लस में एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है और ये कनेक्टिविटी हमारे दूसरी स्टेट्स को भी डायरेक्टली कनेक्ट करती है, कंट्रीज को कनेक्ट करती है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। पावर सरप्लस स्टेट है तमिलनाडु, डेफिनेटली हमें बहुत सारा फायदा होगा। उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी जो सरप्लस होती है वो 11,113 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेटली पावर की सप्लाई हमें मिल जाती है। बात करें ये हमारी जो दूसरी कनेक्टेड है सबमरीन केबल्स, हमारे इसमें तमिलनाडु से डायरेक्टली कनेक्टेड है विद हमारी जो टेराबिट्स पर सेकंड में, अगर 14.8 टेराबिट पर सेकंड की स्पीड के साथ में हमें जो कनेक्टिविटी है, जो इंटरनेट है जिससे हम चला सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं सबमरीन्स में। यानी जो अंदर दबी हुई केबल्स हैं समुद्र के अंदर में वो भी हमें डायरेक्टली फायदा देंगी। ए डेस्टिनेशन फॉर चॉइस ऑफ कोरियन ने, अगर हम बात करें साउथ कोरिया ने इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है इस पर्टिकुलर स्टेट में, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। और भी इसमें प्लस में लेबर, स्किल्ड लेबर आपको इजीली मिल जाती है यहाँ पे, तो इसके आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो कोरियन ने इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। द स्टेट इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ कोरियन फॉरेन FDI, यानी कोरियन में जो इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है वो तमिलनाडु में ही किया है, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी भी तमिलनाडु से बहुत अच्छी है
और जो तमिलनाडु के अंदर में हमें जो रिसोर्सेज भी मिलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, या फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, मटेरियल्स की बात करें, डेफिनेटली तमिलनाडु में हमें बहुत अच्छा मिलता है, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी मिलती है। अगर हम बात करें मेक इन इंडिया प्रोग्राम की, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स इसके अंदर में, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपनी तरफ से एक इंसेंटिवाइज करती है पर्टिकुलर कंपनीज को, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी करती है, पीएलआई में कुछ पैसे की हेल्प भी देती है इन कंपनीज को, स्पेशली फॉर दी ग्रीन फील्ड कंपनीज जो कि अभी अभी स्टार्ट हुई हैं, स्टार्टअप्स। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर में इस प्रोग्राम को बहुत सारा फास्ट किया जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, अम्ब्रेला प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में जो लेकर आई गवर्नमेंट, उसके अंदर में लॉजिस्टिक्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के ऊपर फोकस है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर, टैक्स रिफॉर्म्स, यानी आपको पता होगा जो इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उसमें टैक्स कुछ सालों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेती है, ताकि वो अपने इनिशियल फेजेस में कोई प्रॉब्लम फेस ना करे टैक्स को लेके, ताकि हम उसको भी बूस्ट अप कर सकें। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम इसमें इन्वॉल्व किया गया, ताकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सुपर फास्ट स्पीड से हो सके। बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के अंदर में। रीजनल इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ 2 ही स्टेट्स में इसको लगाया जाएगा, यानी पहला है तमिलनाडु, दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश। अब इन 2 स्टेट्स के अंदर में दूसरी स्टेट सोच सकती हैं कि 2 ही स्टेट को क्यों ही रखा गया है, क्यों उन पर्टिकुलर स्टेट्स को नहीं रखा गया, क्यों इन दोनों ही स्टेट्स को रखा गया। तो एक डिस्पैरिटीज इसमें एक फील हो सकती है दूसरी स्टेट्स को, जबकि गवर्नमेंट ने इसको दूसरे पर्पस के लिए सोचा, लेकिन दूसरी स्टेट हो सकता है इसमें अपने आप को मार्जिनलाइज फील करे। प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट की अगर हम बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट अभी तक गवर्नमेंट का सेक्टर इसमें बहुत ज्यादा था डिफेंस के अंदर में। प्राइवेट सेक्टर को एक नए सेक्टर में लाना, यानी डेफिनेटली पहले से प्राइवेट सेक्टर है इसमें, बट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से नहीं होती थी। अब प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करना इसकी तरफ एक बड़ा चैलेंज है। टैक्स बेनिफिट जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को दिए जाते हैं, एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, सब्सिडीज दी जाती है, पीएलआई किया जाता है, प्रोडक्शन जो लिंक्ड है, इस तरीके जो है वो ये भी डिमांड करती है कंपनीज जो डिफेंस सेक्टर में आएंगी कॉरिडोर्स के अंडर में, वो भी सेम चीजों को डिमांड करेंगी, तो वो हमें इनको भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये भी एक चैलेंज है अभी गवर्नमेंट के सामने। एमएसएमई इंटीग्रेशन including MSME in global supply chain is challenging given their underdevelopment in the defense sector and competition for advanced technology and skill। जो हमारी जो मीडियम स्मॉल जो एंटरप्राइजेस हैं वो इसके अंदर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली उस पर भी बहुत सारा डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी तक जो बहुत ही सेफ मोड में एमएसएमईज काम कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में काम करना डेफिनेटली थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहां पे रिस्क होता है पेटेंट राइट्स का, यहां पे रिस्क होता है सिक्योरिटी का। अगर उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट के सामने भी प्रॉब्लम है कि एमएसएमईज को लाया जाए इसमें ठीक से, या किन किन एमएसएमईज को इसमें इंक्लूड किया जाए, तो एक बड़ा चैलेंज है। क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर इन्होंने इंप्रूव नहीं किया, क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर हम नहीं मेंटेन कर पाए, तो जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंडिचर है, वो एक लॉस में कन्वर्ट भी हो सकता है। डेफिनेटली वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स, ताकि दूसरी कंट्रीज भी हमसे खरीद सकें। लॉजिस्टिक हर्डल कहने को हम बहुत बात कर सकते हैं कि 2022 में जो लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है, लेकिन कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को अचीव कर पाएगी, लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव कर पाएगी, क्योंकि इस लॉजिस्टिक्स में सिर्फ रोड ही नहीं आती है, ट्रांसपोर्ट के जितने भी सिस्टम्स है वो सब उसमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। इंपोर्ट से लेकर, लोडिंग से लेकर, अनलोडिंग से लेकर, वहां पे जो टैक्सेशन सिस्टम है, रोड टैक्स है, हमारा रोड कंस्ट्रक्शन है, हमारे जो सर्वेलेंस सिस्टम है, ये सारा कुछ हमारे कॉरिडोर्स के अंदर में आ जाता है, जो स्पेशली लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज के अंदर में आ जाता है। डेफिनेटली उसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेकर आती है, जो ट्रेड फेयर्स है उसमें अपने जो आपकी जो
जो सेल्स है और जो सबको दिखाती है, दूसरी कंट्रीज को अट्रैक्ट करती है, मार्केट जनरेट करती है टू ट्रेड फेयर्स। बड़े बड़े डिफेंस ट्रेड फेयर्स होते हैं इंडिया के अंदर में, और डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बट डेफिनेटली एक चैलेंज के रूप में हमारे ये एमएसएमई इंटीग्रेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड और लॉजिस्टिक हर्डल भी आते हैं। क्या क्या स्टेप्स जो है हम उठा सकते हैं, स्टेप टू बी टेकन इन द फ्यूचर, जिससे हमारा जो डिफेंस जो कॉरिडोर्स हैं ये सक्सेसफुल हो जाए। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूस पॉलिसी इवोल्यूशन। टाइम टू टाइम हमें पॉलिसी के अंदर में चेंजेस भी लाने चाहिए, जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उस तरह के जो चेंजेस है हमें लाने चाहिए। बाय द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो एनआईपी जो प्रोग्राम है हमारे इंडिया का, उसके अंदर में इसको इंक्लूड किया जाए। प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट थोड़ा बढ़ाया जाए। फोस्टर स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, यानी जो पार्टनरशिप है, कई बार देखा जाता है कि दो पार्टनर्स के बीच में ही, सपोज कीजिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों में कुछ रीजन की वजह से रिलेशन अच्छे नहीं हो पाए और कंपनी को सेपरेट होना पड़ा। तो इस तरह के प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे कि जहां पे वो सेपरेशंस हैं वो कम से कम हो। इन्वेस्ट इन आर एंड डी में हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एडप्टिंग टू द इंडस्ट्री 4, जो हमारा जो बात करें तो इंडस्ट्री 1, 2, 3, 4, सबसे पहले मैकेनाइजेशन पे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फोकस था। फिर धीरे धीरे हमें मास प्रोडक्शन और इन सब पे हमने फोकस किया। उसके बाद हम आए यहाँ पे ऑटोमेशन के अंदर में, इंडस्ट्रियल 3 के अंदर में। लेकिन इंडस्ट्रियल 4 रेवोल्यूशन के अंदर में हमने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, ऑटोमेशन, इन सब के ऊपर 3D प्रिंटिंग, इन सब के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज उस फास्ट रेट से हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे जो हमने एक्सपेक्ट किया है, जो हमने टारगेट किया है। डेफिनेटली इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है उसको हमें पैरेलली सिंक्रोनाइज करके ही यूज करना पड़ेगा। इस तरह के टॉपिक्स यूपीएससी बहुत ही इजीली पूछता रहता है, बहुत ही नॉर्मली पूछता रहता है। ये जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में जो ट्रिक्स हैं वो मेनली डेटा की आती है, और जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफेंस और उसको रिलेट कराया जाता है इंडस्ट्रीज से, उसको रिलेट कराया जाता है प्राइवेट सेक्टर से, उसको रिलेट कराया जाता है हमारी सिक्योरिटी से। आपको इस जो टॉपिक्स है, हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो किस तरीके से लगते हैं, क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए इसमें, क्या क्या टॉपिक्स और आप चाहते हैं इसमें हम इंक्लूड करें, इसके लिए आप डू सब्सक्राइब, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, चहल एकेडमी। थैंक यू।